नमस्कार दोस्तों, द पब्लिक न्यूज़ 24 के स्पेशल शो सक्सेस स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। आज जैसा कि आपको मालूम होगा कि हम समय समय पर द पब्लिक न्यूज़ 24 के प्लेटफॉर्म पर ऐसे सक्सेसफुल बंदे को बुलाते हैं जिन्होंने अपने मेहनत से अपना एक अलग मुकाम हासिल किया है, जिन्होंने एक हिस्ट्री क्रिएट किया है। आज हमारे शो में ऐसे ही एक संस्थापक को फाउंडर को हमने इनवाइट किया हुआ है। आज मैं उनके बारे में बताने से पहले दो शब्द मैं आपको बयां करना चाहूँगा। वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आप सभी ने कुलगुरु हेल्प का नाम सुना होगा। कुलगुरु एक ऐसी संस्था है जो उन बच्चों की सहायता करती है जिन बच्चों को परिवार वाले या स्कूल नकार देती है, जिनको समझा जाता है कि यह आगे कुछ नहीं कर सकते हैं। जिनकी संस्था है कुलगुरु हेल्प, इन बच्चों की सहायता करती है, इन बच्चों की काउंसलिंग करती है। और इन्होंने जो स्टार्ट किया था अपना करियर 2 बच्चों से लेकर 10,000 बच्चों को शिक्षित करने का, और आज इनके जो बच्चे हैं अलग अलग गवर्नमेंट ऑफिसर बने हैं, कोई आर्मी ऑफिसर बने हुए अलग अलग मुकाम पर आज स्थापित हैं। आज हम ऐसे ही महान शख्सियत से आपका परिचय कराने वाले हैं। संजय सर, द पब्लिक न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं सर जानना चाहूँगा कि आपने जो कुलगुरु हेल्प एक ऐसी संस्था जो बनाई है, जो आज जैसा कि हमें मालूम चला हमारे रिसर्च जो रिपोर्ट आया है, जिसमें आपने उन बच्चों की हेल्प की है जिनको समाज व स्कूल नकार देती है, उनको समझा जाता है यह लाइफ में आगे कुछ नहीं कर सकते हैं। तो सर, इसकी कुलगुरु हेल्प का कॉन्सेप्ट क्या है, इसके पीछे की थ्योरी क्या है, और बाकी जो इंस्टीट्यूट है उनसे अलग कैसे, इसके बारे में आपसे जानना चाहूँगा। ज़रूर। इट इज़ कुल गुरु हेल्प। कुल इंग्लिश वाला कुल, COOL, गुरु। हेल्प, हेल्प का मतलब है हैप्पी एंड इजी लर्निंग पैटर्न। ये खास उन बच्चों के लिए है, जैसे कि आपने कहा, कि जिनको डफर माना जाता है, जिनको बिगड़े हुए बच्चे माने जाते हैं, खास उनके लिए ये पैटर्न है। बहुत बार बच्चे नकारे जाते हैं उनके पेरेंट्स से, उनके टीचर उनको बोलते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आएगा। ऐसे बच्चों के लिए ये कुलगुरु हेल्प सेंटर हमने शुरू किया। तो सर, जैसा कि हमने सुना है कि आपने 2 बच्चों से अपना सफ़र चालू किया था, तो उस सफ़र का सर कुछ चीज़ें अगर आप मेमोरी हमारे साथ शेयर करें तो हमारे दर्शकों उसे समझ पाएंगे आखिर इसका कॉन्सेप्ट क्या था। और कुलगुरु हेल्प सेंटर ये हाल ही में, मतलब 4-5 साल पहले शुरू किया है। जो 2 बच्चों से सफ़र हमने किया था, वो हमने, जैसे अदर कोचिंग क्लासेस होते हैं, सागर क्लासेस वाशी में थे मेरे सेक्टर 9 में, बहुत सारे बच्चे उधर पढ़े। जैसे आपने बताया, बहुत आगे बढ़ चुके हैं अलग अलग क्षेत्रों में। और तभी से ये शुरू हुआ था, सिलसिला तभी से शुरू हुआ था। जो बच्चे 7वीं 8वीं 9वीं में फेल होते हैं, तो वो कहाँ जाएंगे, वो फ्रस्ट्रेट होते हैं, कहीं पे उनको लगता है कि आगे हमारी ज़िंदगी बंद हो गई, एकेडमिक लाइफ बंद हो गया। तो उनके लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट 17 नंबर का फॉर्म भर के उनको एग्ज़ाम में बैठने की अनुमति देती है। और ऐसे बच्चे मेरे पास बहुत आने लगे, और उनके लिए जब भी काम शुरू किया तो ईश्वर की कृपा से सभी बच्चे, मतलब 100% रिजल्ट लग जाता था हमारा 17 नंबर बैच का। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा जो फॉर्म 17 आखिर है क्या? 17 नंबर फॉर्म ये है कि अगर कोई बच्चा 8वीं फेल होता है, 9वीं फेल होता है, 7वीं फेल होता है और बहुत समय निकल जाता है, अभी फेल होने की वजह या स्कूल छूटने की वजह रहती है, कहीं पे इकोनॉमिक रहता है रीज़न, कोई और रीज़न रहता है, सोशल रीज़न। तो ऐसे बच्चों को फिर एक बार मौका मिलता है कि फिर से 10वीं पास करें हम लोग, फिर से आगे कॉलेज जाए। मतलब 17 नंबर ऐसा है कि अगर एकेडमी छूट गया है तो उस फॉर्म तो भरने भी के बाद वो कंप्लीट फॉर्म कर भरा सकता है। जाता है। ओके। उसके लिए बाकायदा स्कूल सपोर्ट करते हैं, बहुत सारे महाराष्ट्र के स्कूल है। वो 17 नंबर फॉर्म भर के उसका वो स्कूल में रजिस्ट्रेशन होता है कि ये बच्चा हमारे स्कूल से एग्ज़ाम देगा। और उसी स्कूल का उसको सर्टिफिकेट मिलता है, जैसे कि जो रेगुलर स्टूडेंट है उनको मिलता है, वैसे उसको सर्टिफिकेट मिलता है। ओके। सर, मैं जानना चाहूँगा जो कुलगुरु हेल्प जो आपने संस्था का कॉन्सेप्ट बनाया था, तो जैसा हमें मालूम है कि आपने 2 बच्चों से स्टार्ट किया था, तो एक कॉन्सेप्ट आपके माइंड में आया कैसे, और आपने क्या उसमें थॉट प्रोसेस चल रहा था आपका स्टार्ट करने के लिए कुलगुरु हेल्प का? ज़रूर।
अभी जैसे मैंने कहा कि पहले 17 नंबर जब भी मैं सागर क्लासेस वाशी में चलाता था तभी 17 नंबर के, लेकिन उसके बाद में ऐसा मालूम पड़ा कि 5th में बच्चा है, 6 स्टैंडर्ड में बच्चा है, 7 स्टैंडर्ड में बच्चा है, उसको दिक्कतें आ रही है। हाँ हाँ। तो हमने सोचा ये दिक्कत ही नहीं आए कि ये 5वीं में फेल हो जाए, 7वीं में फेल जाए, 8वीं में, क्योंकि कहीं पे लिंक उनका टूटता था। बच्चे मोबाइल के बहुत शौकीन हो गए आजकल के, और माँ बाप की परेशानी यही थी परेशानी कि बच्चे मोबाइल देखते रहते हैं, बच्चे मोबाइल देखते रहते हैं, और वो मोबाइल में जो भी कुछ भी देख के उनके बिहेवियर चेंजेस होते थे, माँ बाप से अच्छे से बिहेव नहीं करते थे। ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स काउंसलिंग के लिए मतलब समुपदेशन के लिए मेरे पास आते थे। हाँ। तभी ये कॉन्सेप्ट आया कि ये बच्चों के लिए मैं कुछ करूं। ओके। पहले सिर्फ मैं काउंसलिंग करके छोड़ देता था कि भाई ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है, लेकिन करेगा कौन, हाँ करेगा कौन। तो हमने ठान लिया कि हम ही करेंगे। तो इसलिए मैंने कुलगुरु हेल्प सेंटर शुरू किए और उसको बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला। लॉकडाउन के बाद वो सेंटर्स बंद करने पड़े, अभी हम फिर से महाराष्ट्र में वो शुरू कर रहे हैं। तो सर इसी के सिलसिले में मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो आपने बोला काउंसलिंग आप करते हो बच्चों का, और आप उन बच्चों को सिलेक्ट करते हैं जो बच्चे या तो फेल हो जाते हैं, आइदर डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनके पेरेंट्स को लगता है वो बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो सर उन बच्चों में आप ऐसी कौन सी चीज़ें डालते हैं, ऐसा कौन सा मेडिसिन देते हैं कि ताकि बच्चे मोटिवेट हो जाते हैं? और जो कई बार एग्जाम्पल भी सेट किया हुआ है, जैसा कि हमने पहले देखा है, जो आपने 10 से 15 बच्चों का बैच स्टार्ट किया था, उनमें कुछ बच्चे ऐसे थे जो 2 से 3 साल से कंटिन्यूस फेल हो रहे थे। तो उन बच्चों को आपने ऐसा कौन सा मेडिसिन दिया ताकि वो सक्सेस के मुकाम और टॉप कर गए वो बच्चे? मेडिसिन एक ही था, उनके अंदर कॉन्फिडेंस जगाया। क्योंकि हमारी जो सिस्टम है उसमें बहुत बार पेरेंट्स को भी मालूम नहीं होता है कि बच्चों से क्या बात करनी है, बहुत बार टीचर्स को मालूम नहीं होता। जाने अनजाने में हम उनको डीमोटिवेट करते रहते हैं। तुम्हें कुछ आता नहीं है, तुम्हारा हैंड राइटिंग खराब है, तुम्हारी मतलब तुम आगे नहीं बढ़ सकते हो, आगे जीवन में कुछ नहीं कर सकते हो। तो ये जो सारे निगेटिव बातें हैं वो बच्चों में आ जाती है, और वो बच्चा अपने आप को, उसको हम सेल्फ स्टीम समझते हैं, स्व प्रतिमा खराब कर देता है कि भाई मैं ऐसा ही हूँ। तो बच्चा कोशिश करना छोड़ देता है। तो हम पहले बच्चे को, हमें बताया गया है कि बड़ों को रिस्पेक्ट करना चाहिए, लेकिन हम बच्चों को रिस्पेक्ट करते हैं। बच्चा जैसा है उसको एक्सेप्ट करते हैं, पहली बात उसको रिस्पेक्ट करते हैं, उसके अंदर के जो क्वालिटीज़ है वो उसको बताते हैं, और स्लोली स्लोली उसको मोटिवेट करके उसको उस मकाम तक लाते हैं कि वो बच्चा आगे बढ़े। ओके। तो सर जैसा कि आपने बताया कि आप मोटिवेट करते हैं, एक बच्चे को, हमारे बहुत सारे व्यूवर्स हैं, जैसा कि बहुत सारे काउंसलर को मैं जानता हूँ, तो एक बच्चे को काउंसलर का मतलब होता है कि अगर उन्हें कुछ प्रॉब्लम है तब काउंसलिंग कराना चाहिए। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हर बच्चे को काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, और एक काउंसलर क्या करता है बच्चों में? अभी यहाँ पे हमको एक चीज़ याद रखनी है, एडवाइज़र और काउंसलर, इनमें बहुत फ़र्क होता है। ओके। काउंसलर को उसका माँ बाप भाई बहन बन के काउंसलिंग करना पड़ता है, जबकि एडवाइज़र क्या करता है, वो तो आजू बाजू में बच्चे को बहुत होते हैं, अभी तुम्हारा 10 चल रहा है, अभी ऐसा चल रहा है, ऐसा करो, वैसा करो, वैसा करो। मतलब एडवाइज़र क्या करने का बोलता है, और काउंसलर कैसे करने का उसकी राह दिखाता है, उंगली पकड़ के कि चल इस रास्ते से चलोगे तो सक्सेस हो जाओगे। ओके। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कोचिंग, जैसा आपने बताया कि कोचिंग क्लासेस में भी पढ़ाई होती है और वहाँ भी बेस्ट फैकल्टी, आई थिंक मैं कोई भी कोचिंग में, सभी कोचिंग क्लासेस में बेस्ट फैकल्टी को रखा जाता है। तो सर क्लासेस उनके पास भी थे, आपके भी क्लासेस थे, लेकिन जो सागर इंस्टीट्यूट था, सागर क्लासेस, उसमें बच्चे का सक्सेस का राज क्या था, और आप अलग पैटर्न क्या यूज़ करते थे? वही जो अभी जो कुलगुरु हेल्प में थोड़ा सा मैच्योरिटी से मैं कर रहा हूँ, वही वो एक नेचुरल इंस्टिंक्ट से आता था कि बच्चों के साथ उनके उम्र का होके बात करना, उसको समझ लेना, उनके इमोशंस को समझ लेना, ये सब बातें होती है। जहाँ तक कोचिंग क्लासेस का सवाल है,
मैं सभी बहुत सारे कोचिंग क्लासेस के लिए काम किया हूँ। तो हर कोचिंग क्लासेस वाला, कोई कोचिंग क्लास वाला ये नहीं चाहता कि हमारा रिजल्ट खराब हो जाए। हम्म, वो बहुत मेहनत लेते हैं, बहुत अच्छे अच्छे फैकल्टीज रखते हैं, बहुत खर्चा करते हैं, असेसमेंट्स देते हैं, टेस्ट रखते हैं बच्चों के, बहुत मेहनत करते हैं सब कोचिंग क्लास वाले, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो। तो उनके लिए मुझे कुछ नहीं बोलना है। लेकिन कुछ कड़ियाँ ऐसी है जो मिसिंग होती है वहाँ पे, क्योंकि उनका शेड्यूल अभी बहुत सारे कोचिंग क्लासेस में, एक जैसे एक स्कूल में समझो 8 लेक्चर्स है, तो और 3 लेक्चर्स कोचिंग क्लास में होंगे, इतने सारे बच्चे होते हैं। तो जो स्कूल के टीचरों की दिक्कत है कि 1 to 1 बच्चों से बात करना या उनकी तकलीफें समझना, ये ना स्कूल में कर सकते हैं। स्कूल अच्छे हैं, टीचर्स भी अच्छे हैं, उनके बारे में भी, लेकिन उनकी मजबूरी है, उनका टाइम लिमिट है, उनका सब लिमिटेशन है। आज अगर उनके सामने 50 बच्चे 60 बच्चे, तो किसको किसको ये करेंगे। कुलगुरु हेल्प में बहुत कम बच्चे रहते हैं, बैच में लिमिटेड रहते हैं। अगर ज़्यादा बच्चे हो गए तो छोटी छोटी बैचेस में उनको बांटा जाता है, छोटी छोटी, उनके ऊपर सुपरवाइजर रखा जाता है। तो हम लोग थोड़ा सा इंडिविजुअल गाइडेंस करते हैं और पर्सनल, तो इससे बच्चे ज़्यादा जल्दी डेवलप होते हैं। मेरे पास बहुत कोचिंग क्लास वाले खुद बताते हैं, या स्कूल वाले बहुत सारे प्रिंसिपल ऐसे हैं कि खुद बताते हैं कि सर ये हमारे बच्चे हैं, थोड़ा आप उनको कुलगुरु हेल्प में लेके थोड़ा सहायता करो। तो सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आई थिंक बहुत ही मैं अब आपसे जो क्वेश्चन का पूछने वाला हूँ आम पब्लिक का क्वेश्चन है। आजकल के जो कोचिंग क्लासेस हैं या कोचिंग क्लासेस की बात करूं तो बच्चे को बहुत ही ज़्यादा प्रेशराइज कर रहे हैं। एक बच्चा अपने 12th के क्लासेस कंप्लीट करता है, स्कूल से 4:30 बजे निकलता है, उसके बाद माँ बाप उसे कोचिंग क्लास में दे देते हैं। फिर बच्चे का जो पर्सनल टाइम है, जो खेलने कूदने की उम्र है, उसमें उसे इतना प्रेशर पढ़ाई का डाल दिया जाता है। उसे डॉक्टर बनने का प्रेशर होता है, उसे इंजीनियर बनने का प्रेशर होता है, उसे एमबीबीएस करने का होता है, उसे एमबीए करने का होता है। तो स्टार्टिंग से आपको नहीं लगता सर कि हम बच्चे को एक उसकी जो खेलने कूदने की जो उम्र है उसमें हम प्रेशराइज कर दें डॉक्टर इंजीनियर बनने पर? आपका इसमें क्या राय है? कुछ हद तक सही है। माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, और अगर बच्चा खुद बोलता है मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर हम ऐसे हैं, हम डॉक्टर है करके आप भी डॉक्टर बनना चाहिए, मैं इंजीनियर हूँ करके आपको, ऐसा बहुत मेरे पास केसेस आए हैं। उसमें बहुत सारे बच्चे फ्रस्ट्रेटेड भी हो गए, काउंसलिंग के केसेस मैंने किए हैं। एक्चुअली हमको बच्चों को पूछना चाहिए कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है, सबसे बेस्ट तुम क्या कर सकते हो। जैसे कि हाल ही में मेरे एक मित्र ने कहा कि अगर हम सचिन तेंदुलकर को बोलते थे कि लता मंगेशकर के जैसे या किशोर कुमार के जैसे गाना गाओ, तो नहीं होगा। और लता मंगेशकर जैसे जो महान गायिका है, उनको कुछ और हम बताएंगे तो नहीं होगा। तो ये लोगों ने अपने नेचुरल इंस्टिंक्ट को चुना। और आज अगर जैसे कि टीवी पे अलग अलग टैलेंट शो है, और हमारे माननीय पंतप्रधान मोदी जी ने भी बहुत बड़ी क्रांति लाई है इस एजुकेशन फील्ड में। उन्होंने कहा है कि स्किल बेस्ड सिखाओ। स्किल बेस्ड मतलब वो बच्चों के अंदर जो हिडन टैलेंट है, पोटेंशियल है, उसी के बेस पे आधारित उसको प्रशिक्षण दो, तभी वो सक्सेस होगा। ये बहुत बड़ी क्रांति है। उसके लिए मैं बहुत पीएम साहब मोदी जी का बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि ये बहुत साल पहले होना चाहिए था। केवल डॉक्टर इंजीनियर की ज़रूरत नहीं है हमें। डॉक्टर अगर आप चाहिए तो हॉस्पिटल बांधने वाला भी चाहिए हमें। तो बहुत सारे चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो वहाँ पे अगर कोई अपने आप को एक्सपर्टाइज करता है, तो ये हमारा मकसद यही है कि कुलगुरु हेल्प में हम ये भी काउंसलिंग करते हैं कि प्रेशराइज मत करो। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा इस सिलसिले में, जैसे कि अभी पास रिकॉर्ड जो हम देखा जाए, अगर आप टाइम्स ऑफ इंडिया या अलग गवर्नमेंट के जो डाटा है, जो बच्चे इंजीनियरिंग पढ़ने जा रहे हैं या मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी करते हैं, उनमें सुसाइड का रेशियो बहुत ज़्यादा हद से बढ़ा हुआ है इन 5 से 10 सालों में। तो इसके पीछे बच्चे सुसाइड तक की जो इतना बड़ा कदम है वो कैसे उठा रहे हैं? इसके पीछे का कारण क्या है? क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम इसके लिए दोषी है या इसके पीछे और कारण हो सकते हैं? वैसे मैं एजुकेशन सिस्टम को दोष नहीं देना चाहता। फिर वही बात है, अगर आलोक जी, आप
आप अभी मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, आपका वो इंटरेस्ट है, आप जिस प्रकार से प्रश्न पूछ रहे हैं, आपके मैंने बहुत सर सारे मेरे प्रश्न मेरे नहीं है, ये हाँ, आम पब्लिक के हैं। हाँ, जी उनका मैं जवाब दे रहा हूँ। तो आप आपके इंटरेस्ट का काम कर रहे हो, बराबर है ना? आप आपके इंटरेस्ट का काम कर रहे हो। वैसे बच्चों को अगर उनके इंटरेस्ट का काम नहीं है लेकिन ज़बरदस्ती किसी ने डाल दिया है तो बच्चा फ्रस्ट्रेट होता जाएगा, मुझे कुछ समझता नहीं, मुझे यहाँ आना नहीं था। ऐसे मैंने खुद बहुत इंजीनियरिंग मेडिकल स्टूडेंट्स के इंटरव्यू लिए हैं। अगर 10 के इंटरव्यू लेता हूँ तो उसमें से 4 बच्चे मुझे बोलते हैं कि हमें यहाँ नहीं आना था, मुझे फैशन डिज़ाइनर बनना था, मुझे एक्टर बनना था, मुझे न्यूज़ रिपोर्टर बनना था, लेकिन मम्मी पापा की इच्छा, किसी और की इच्छा से वो आते हैं। और किसी और की इच्छा से अगर आप कुछ भी करोगे तो उसमें आप पूरा दिमाग, पूरी जान नहीं लगा पाओगे। फिर वो बच्चों पे प्रेशर आता है कि अगर मैं फेल हो जाऊँ तो मेरी माँ बाप की नाक कट जाएगी, समाज में नाम खराब हो जाएगा। तो इसमें जिम्मेदारी सबसे पहले माँ बाप ने लेनी चाहिए कि बच्चों को बोलना चाहिए कि बेटा ठीक है, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अगर ये नहीं करना है तो तुम्हें क्या करना है, उसमें सपोर्ट करना है। नहीं सर, जहाँ तक मैं समझता हूँ परिवार तो है, लेकिन परिवार के साथ हमारा समाज भी है सर। कि अगर कोई डॉक्टर है और डॉक्टर का बेटा, एक पहले से परसेप्शन बना दिया, एक माइंडसेट क्रिएट कर दिया जाता है बच्चों का कि वो आगे बढ़कर डॉक्टर ही बनेगा, नहीं है तो गवर्नमेंट ऑफिसर ही बनेगा। और आसपास के फैमिली भी उसका दबाव, जो इनडायरेक्ट वे दबाव बोलते हैं, जो बोलते हैं कि बच्चों को प्रेशर नहीं है, उन पर दबाव क्या कि अरे आपका बेटा डॉक्टर है तो आपका तो बन ही जाएगा। तो क्या इनडायरेक्ट दबाव नहीं है बच्चों को प्रेशराइज करने का? होता है, इनडायरेक्ट प्रेशर होता है, लेकिन वो प्रेशर सिर्फ माँ बाप निकाल सकते हैं। देखिए समाज का काम है, समाज हर चीज़ के लिए बोलता रहेगा। समाज क्या हमको कितना सुनना है। अभी जो मेरे कुलगुरु हेल्प में बच्चे आते हैं उनमें भी बहुत प्रेशर होता है। और शुरू में बच्चे आते हैं तो रोते हैं, बोलते हैं हमारे पूरे रिलेशन में ये हो रहा है। कंपैरिजन होता है कि देखो वो बच्चा कैसा कर रहा है, वो कैसा। कंपैरिजन ये बहुत बड़ा पॉइजन है बच्चों के लिए। हर बच्चा अलग से जन्म लिया है, हमको ईश्वर ने भी बताया, इसलिए तो हमारे सबके थम्स, हमारे फिंगरप्रिंट्स अलग होते हैं। ये क्यों होता है? तो हमको ये समझना चाहिए हर बच्चा अलग होता है। ज़रूरी नहीं कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर का बेटा डॉक्टर बने। तो बच्चे को जो बनना है, आखिर पूरे एजुकेशन का मकसद ये होना चाहिए, पूरे एजुकेशन का, कि वो अच्छा इंसान बने, भारत का अच्छा नागरिक बने, देश प्रेमी बने और देश के लिए छोटा सा क्यों ना हो उसकी तरह से योगदान करे, ना कि सुसाइड करे। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं सर, कई बार तो पेरेंट्स समझ नहीं पाते हैं काउंसलर की रिक्वायरमेंट क्यों है, वो क्लासेस चेंज करते रहते हैं। अगर एक क्लास में रिजल्ट नहीं मिला, दूसरे क्लास में नहीं मिला, तीसरे क्लासेस, और नहीं हुआ तो हो जाता है कि उसका बेटा वो कर रहा था, वो नहीं हुआ तो तेरे से भी नहीं हो पाएगा। और कई बार इनडायरेक्ट वे प्रेशर जो होता है बच्चों के जो क्लासमेट हैं उनके साथ भी होता है, जो टीचर्स हैं वो क्या बोलते हैं, वो भी उनके पास भी रहता है, टॉपर्स को हमेशा सराहना देना या उन्हें अवार्ड देना। लेकिन आज तक मैंने किसी भी इंस्टीट्यूट में या क्लास में देखा कि जो फेल होने वाले उनका इंटरव्यू लिया जाए। बहुत बहुत तो बढ़िया बात। मेरा सर आपसे सवाल है कि आपका कुलगुरु हेल्प जो आपने बनाया, कुलगुरु हेल्प उन बच्चों के लिए क्या सहायता करता है, वो बच्चे के लिए आपके पास क्या ऑप्शन है? हाँ, वही कुलगुरु हेल्प का बेस जो है वही बच्चे हैं। कि देखिए आपने बहुत 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 अच्छा मुद्दा उठाया कि टॉपर्स के इंटरव्यू ले जाते हैं। अभी टॉपर्स के इंटरव्यू आप अगर देखेंगे तो करीबन सेम होगा कि मैंने इतनी देर पढ़ाई की, ऐसा किया वैसा किया, सेम हो गए। लेकिन फेल्योर्स के जो रीज़न हैं, जो मैंने खुद रिसर्च किया, मोर देन 50 रीजन्स होते हैं। आप मानोगे नहीं, कभी मैं बताऊंगा। मोर देन 50 रीजन, छोटे छोटे रीजन्स होते हैं। कभी घर का ये, कभी इकोनॉमिकल पोजीशन, उनका बस्ती जहाँ रहते हैं, कुछ हैबिट्स, कुछ बीमारियाँ, बहुत सारे रीज़न होते हैं फेल्योर के। तो उसके ऊपर आप जैसे पत्रकार आज नहीं तो कल, मैं आशा करता हूँ कि फेल्योर का इंटरव्यू लेके भाई क्या दिक्कतें हैं, आप ज़रूर इस पर एक शो कीजिएगा। लेकिन हम उनके लिए काम करते हैं कि इन सब के बावजूद आप कैसे निकल सकते हैं बाहर। क्योंकि फेल होना कोई बुरी बात नहीं। हम हमेशा बच्चों को बोलते हैं कि हर मैच में सचिन तेंदुलकर ने 100 नहीं निकाला है, 0 पे भी बहुत बार आउट हुआ है।
तो इसका मतलब उसने मैच छोड़ दिया या उसको निकाला गया ऐसा नहीं। तो वो बच्चों को दोबारा मौका देना चाहिए, यही हमारा कहना है कि जो फेल्यूर है उनको दोबारा मौका दो। दूसरी बार फेल हो गए, तीसरी बार मौका दो, मौका देते रहो, कभी ना कभी वो पास हो जाएंगे उनको। इसलिए कुलगुरु हेल्प में पहला हम पॉजिटिव एफर्मेशन का उनका एक ट्रेनिंग देते हैं। वो एफर्मेशन से 21 डेज में उसकी सारी निगेटिविटी निकल जाती है और वो बच्चा पॉजिटिवली सोचने लगता है। जब बच्चा सोचने लगता है फिर दुनिया कुछ भी बोले वो ध्यान नहीं देगा। तो सर मेरा आपसे है, सपोज जैसे बहुत सारे बच्चे अगर होते हैं जिसमें देखा गया है कि कोई बच्चे होते हैं जो बोर्न से टैलेंटेड होते हैं, जीनियस होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें ट्रेंड किया जाता है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे माँ बाप के पास क्वेश्चन होता है कि मेरा बेटा ज़्यादा होशियार नहीं है या उसके मैथ्स अच्छे नहीं हैं या साइंस नहीं है, तो अगर वो बच्चे आते हैं तो आप उन्हें ट्रीट कैसे करते हैं और क्या उन बच्चे सक्सेस कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं अगर आपके पास ज्वाइन करते हैं? ज़रूर ज़रूर। अनफॉर्चुनेटली टैलेंट का डेफिनेशन हमने शुरू से गलत किया। और शायद मुझे लगता है कि ब्रिटिशों के वक्त हुआ होगा, क्योंकि पहले जो हमारे गुरुकुल हुआ करते थे वहाँ पे टैलेंट की डेफिनेशन अलग थी। अर्जुन जी धनुष्यबाण से लड़ते थे तो भीम गदा से लड़ता था। तो ये गदाधारी हमारे भीम थे कि जो उसमें निपुण थे। और अर्जुन तो गुरुकुल ने क्या किया कि भाई कौन क्या अच्छा करता है उसको वो सिखाया ना, सभी को हाथ में बांध लिया। हमारे टैलेंट की डेफिनेशन ये है कि जो सब मतलब सब बच्चे एक जैसा करे, ऐसा कैसा हो सकता है भाई? तो मैं ये मानता हूँ कि हर बच्चा टैलेंटेड होता है, बॉर्न टैलेंटेड, एवरी चाइल्ड इज बॉर्न टैलेंटेड। बाद में हम उसका टैलेंट ख़त्म करते हैं। बॉन्साई एक आपको पता होगा क्या होता है, हम उसके टैलेंट को कम कम करते जाते हैं। टैलेंटेड होता है लेकिन डिफरेंट तरीके का टैलेंट होता है ना हर एक में। सो बहुत देखा गया है फैमिली में, जैसा कि 70% जो फैमिली है उनका माइंडसेट होता है कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा या मेरा आईएएस ऑफिसर बनेगा या कलेक्टर बनेगा, ये सबका माइंडसेट होता है। तो सर आपका क्या सोचना है कि जो 20% पब्लिक है उनकी सोच बदलने की ज़रूरत है आने वाले समय में? और भी फील्ड हैं, या सिंगिंग हो गया, क्रिकेटर हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, ऐसे कोई और फील्ड में जाने की मानसिकता चेंज करने की ज़रूरत है आने वाले समय में? यस, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ फील्ड्स, थाउजेंड्स ऑफ। और हम गिने चुने फील्ड की, जब हम छोटे थे तभी भी डॉक्टर इंजीनियर यहीं पे रुकते थे हम लोग। लेकिन अभी इतना एक्सप्लोर हुआ है, जैसे कि मीडिया का ही लेते हैं। आज क्यों नहीं कोई पेरेंट बोलता है कि मेरा बेटा बड़ा होकर अच्छा रिपोर्टर बन जाए, अच्छा जर्नलिस्ट बन जाए, अच्छा पॉलिटिशियन बन जाए। आज आप पॉलिटिशियन को बहुत कोसते रहते हो, तो क्या कोसने का मतलब है? आप आपके बेटे को पॉलिटिक्स में लाओ, अच्छा पॉलिटिशियन चाहिए तो। ट्रू। ऐसा जनरेशन आफ्टर जनरेशन सिर्फ पॉलिटिशियन को कोसते रहने से नहीं चलेगा, क्योंकि वो भी बहुत मेहनत से ऊपर आते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लोगों की गालियाँ खानी पड़ती है, फिर भी काम करना पड़ता है। तो वन साइडेड कभी मत रहो कि कोई भी फील्ड के लिए मतलब पॉलिटिक्स बेकार है, पुलिस खराब है, ये सब चीज़ों को हट के आप देखोगे। अगर आपको लगता है पुलिस करप्टेड है तो आप क्यों नहीं सोचते हो कि मेरा बेटा नॉन करप्टेड पुलिस ऑफिसर बनेगा? समझ में आया ना? तो देयर आर सेवरल फील्ड्स कि जिनको हम सोचते ही नहीं हैं, अलग अलग अलग। और ये टेक्नोलॉजी की वजह से तो इतने सारे फील्ड हो गए। अभी मीडिया का ही देखो, मैंने कभी नहीं सुना कि कोई माँ बाप कि मेरा बेटा जर्नलिज्म करेगा, बड़ा रिपोर्टर बनेगा। न्यूज़ तो आप देखते रहते हो, बहुत रोज आप न्यूज़ सिंगर देखते हो, डांसर देखते हो, मूवी देखते हो, लेकिन आप कभी नहीं भेजना आज आप चाहते? देखो कितनी छोटी छोटी लड़कियां सुंदर डांस करते हैं, लड़के लड़कियां कितना सिंगिंग करते हैं, मूवी में है, आज एक्टिंग है। तो एक्टिंग भी अच्छा फील्ड है, लेकिन वहाँ पे भी ऐसा माँ बाप पहले डरते हैं कि भाई ये अच्छा, अनसर्टेनिटी आपके है। पास कोई पेरेंट्स आए हैं जो जिनकी काउंसलिंग आपने की है और आपने काउंसलिंग करके बोला कि नहीं आपका बेटा आर्टिस्ट अच्छा है या स्केच राइटर अच्छा है या सिंगर अच्छा है, आपने सिंगिंग फील्ड में प्रैक्टिस कराओ, यस यस पेरेंट्स यस मना कर दिए? यस, ऐसे बहुत बार हुआ है।
मैंने सजेशन दिया है, उनमें से कुछ पेरेंट ने सुना है, कुछ ने अनसुनी की। लेकिन एक ही एग्जांपल बताना चाहूँगा, जब भी मैं वाशी में था, एक लड़की को तभी बहुत साल पहले की बात है, आई थिंक 88% और 90% मिले थे। तो उनके अभी नाम नहीं बताऊंगा, उनका बहुत साल हो गए। जैसे जो कॉन्फिडेंशियल कुछ Yes. होते हैं। तो उन्होंने पूछा मुझे कि अभी ट्रेंड कैसा चलता है, आपको बताता हूँ एजुकेशन फील्ड में। आप 80 प्लस हो, अभी तो 90 प्लस, हाँ तो साइंस स्ट्रीम, हाँ उसके बाद कॉमर्स स्ट्रीम, हाँ, और जो बच्चा कुछ है BA BCom। बीए। और अनफॉर्चुनेटली जहाँ पे किसी को एडमिशन नहीं मिलता तो सोचते चलो बीएड कर देते, डीएड कर देते। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रोफेसर का फील्ड भी बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा है, वहाँ पे टैलेंटेड लोगों की ज़रूरत है। लेकिन मैंने आज तक एक 90% 95% वाले स्कॉलर को ये बोलते हुए नहीं देखा कि मुझे प्रोफेसर बनना है, मुझे टीचर बनना है, मुझे हेडमास्टर बनना है। तो ये हमारा स्ट्रीम चलता आया है। तो अभी क्या है, तो वो लड़की के माँ बाप को मैंने बताया कि ये लड़की को आर्ट्स में आप ये करो। तो 90% वाली लड़की को आर्ट्स में, तो उनके रिश्तेदारों ने बोला कि कैसे सर है आपके, कि ये क्या बता रहे। लेकिन उनका जैसे कि मेरे ऊपर भरोसा था, तो उन्होंने उसको आर्ट्स में डाला। आज वो लड़की क्या बोलते हैं उसको, ज़्यादा लैंग्वेज बोलने, लिंग्विस्टिक, तो वो आज चाइनीज, जापानीज, फ्रेंच भाषा सीख के बहुत बड़े पोस्ट पे है। ये फील्ड ही किसी को मालूम नहीं कि अगर आप बहुत सारे देशों के भाषा बोलते हैं, तो आपको जो हमारे बड़े बड़े मिनिस्टर्स होते हैं या इनका डेलीगेट्स बन के वो कंट्री में फॉरेन जाने का डेलीगेट्स। मौका, फॉरेन डेलीगेट्स, तो आपको मौका मिलता है और उसमें बहुत अच्छा सैलरी, अच्छा रिस्पेक्ट होता है। तो इसको हम मतलब हमारे बच्चे हमारी एक भाषा और दूसरी भाषा के अलावा सीखते नहीं है। कम से कम हिंदुस्तान के बच्चों ने तो हिंदुस्तान की भाषाएं सीखनी चाहिए। और ये एक बड़ा फील्ड है। तो एक एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत बार मैंने बोला। आज मेरे बच्चे, एक स्टूडेंट है, वो बहुत बड़ी एंकर है उनके टीवी की, कोई एक्टर है बहुत बड़ा, कोई बहुत बड़ा न्यूज़ रिपोर्टर है। बहुत बच्चे हैं जिन पेरेंट्स ने सुना कि नहीं सर बोल रहे तो करके देखने में क्या है। देखिए, कोई भी बंदा जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है उसको सबसे अच्छी तरीके से कर सकता है। तो सर, जैसा कि देखा गया कि आपसे हमने बहुत सारे सवाल किए, एकेडमिक सिस्टम के बारे में बात किया, बच्चों की काउंसलिंग की बात किया, और आप में कुछ बातें आप हैं, जाहिर से बात हम समझते हैं कि कुछ चीज़ें आपका यूएसपी है जिसको आप मीडिया के सामने यहाँ पर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि आपके इंस्टीट्यूट का यूएसपी है वो। तो मैं, जाहिर सी बात है कि अगर किसी बच्चे को आपका हेल्प रहेगा या आपकी काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो हमारे चैनल के माध्यम से हम आपका नीचे दिया नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके बच्चों को कभी लगता है कि काउंसलिंग की ज़रूरत है, या उन बच्चे जो लगता है कि बच्चे में टैलेंट तो है लेकिन आपकी बात नहीं सुन रहा है, या बच्चों में लग रहा है बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके सभी सवालों का जवाब बिटवीन द टाइम लाइन पर आपको दिया जाएगा। सर को हम बार बार अपने शो में बुलाते रहेंगे, ताकि उन बच्चों के आगे का सीरीज से टाइम का बाउंडेशन है सर। अगले बार हम आपसे पूछेंगे कि जो आपका काउंसलिंग है उसमें पैटर्न क्या होता है, और काउंसलिंग कब कब करा सकते हैं, आपकी टाइमिंग क्या है, इसका डिटेल हम अगले एपिसोड में आपसे पूछेंगे। सर, हमारे शो में बने रहने के लिए धन्यवाद। ज़रूर, धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। और जिन्होंने ये वीडियो देखा, आप ज़रूर कांटेक्ट कीजिए, जितना हमसे बनता है हम करेंगे। आलोक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। द पब्लिक न्यूज़ 24 का भी बहुत आभारी हूँ कि मुझे ये बात रखने का मौका दिया। धन्यवाद दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि हमने अपने शो में शिंदे साहब को बुलाया था, जो कि कुल गुरु हेल्प के नाम से एक फाउंडर हैं, जिन्होंने कुल गुरु में बच्चों की काउंसलिंग करना, बच्चों की हेल्प करना, और इनकी काउंसलिंग में जो नीचे दिया नंबर है उसमें सिर्फ पैसे की बात नहीं होती है। कुछ फैमिली ऐसे हैं जो बच्चों की काउंसलिंग कराना चाहते हैं लेकिन फाइनेंशियल इशू है, सर उनकी भी हेल्प करते हैं, और हमारे चैनल के माध्यम से अगर चाहते हैं तो आपको ज़रूर हेल्प मिलेगा। और इसके अलावा मैं आपसे बात करना चाहूँगा, अगर आप आने वाले समय पर बच्चों की रिक्वायरमेंट को आप नहीं पहचान पा रहे हैं, या बच्चे में क्या टैलेंट है,
इसके लिए आपको काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट होती है। सर समय समय पर काउंसलिंग आपका क्लासेस लेते रहते हैं। आप नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें, और अगर आपका कोई सवाल हो या इससे रिलेटेड कोई अगर क्वेश्चन हो, आप हमारे कमेंट बॉक्स पर जाकर अपने सवाल आप पूछ सकते हैं। हम आने वाले एपिसोड में सर से उन सभी सवालों को लेंगे अपने शो में। तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।